गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 7 जून पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएसई 2014 बैच। जो टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो एक बार ब्रीफली देख लेते हैं। तो आईएनएस संदायक के बारे में डिस्कशन हमारा आज होने वाला है। बायो जियोग्राफिक रैम के बारे में डिस्कशन करेंगे। बेस इरोजन क्या होता है इसको देखेंगे। आईटी रूल्स आजकल काफी न्यूज में है, इसके बारे में भी एक क्वेश्चन होगा। एक मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। टाइगर रिजर्व को लोकेट करेंगे। आई फेमिलिया एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, इसके बारे में जानेंगे। देन सत्यपति कमेटी को देखकर पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जानेंगे। देन सूफी मिस्टिक्स के बारे में डिस्कशन करते हुए फाइनली हम थर्मो एक्यूस्टिक फ्लक्चुएशंस के बारे में जानेंगे। सेकंड चैनल पे आपको करंट अफेयर्स में द हिंदू एनालिसिस जो है वो मिल जाता है, उसे आप जरूर अटेम्प्ट करिएगा और ये आज भी अपलोड किया जाएगा फॉर द 7 जून और जिसका जो नोटिफिकेशन होता है वो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। समर 50 सेल जो है इसे स्टार्ट किया गया है, तो समर 50 कोड को आप यूज कर सकते हैं। 50 डेज, 100 डेज, 200 डेज की सीरीज को सब्सक्राइब करने के लिए अगर मिशन 2022 या मिशन 2023 को भी सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं यूजिंग दिस पर्टिकुलर कोड फॉर 50% डिस्काउंट। अपना टारगेट जल्दी से सेट करिए बिकॉज दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड जहां पर आप आज 10 में से कितना स्कोर करने वाले हैं उस टारगेट को सेट करते हैं। तो जल्दी से बताइए 10 में से आज कितने एमसीक्यूज ठीक करने वाले हैं सो दैट वी कुड मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1। यहां पर जो कट ऑफ रखी गई है वो 6 या उससे ज्यादा की रखी गई है, मतलब 6 या 6 से ज्यादा स्कोर होगा देन यू विल बी इन द सेफ जोन। सोचिए और यहां पर बताइए। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। कल मैंने आपको द हिंदू के अंदर आईएनएस संधायक के बारे में पढ़ाया था और कुछ चीजें आईएनएस संधायक को लेकर बताई थी। तो आपको यहाँ पर 2 स्टेटमेंट्स हैं उसके बारे में दे रखी हैं और बताना है कौन सी स्टेटमेंट आईएनएस संधायक के बारे में सही है। पहली स्टेटमेंट जो है वो कहती है इट इज रिसेंटली डीकमीशन्ड फ्रिगेट ऑफ द इंडियन नेवी। तो ये एक इंडियन नेवी का अभी डीकमीशन किया जाने वाला फ्रिगेट है। इट पार्टिसिपेटेड इन द मेडन पैसेज एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ कंडक्टेड बाय यूएस के द्वारा एक एक्सरसाइज करी गई थी टाइगर ट्रायम्फ, उसके अंदर भी इसने पार्टिसिपेट किया था। सोचिए दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट ठीक है कौन सी इनकरेक्ट है, फिर डिस्कस करेंगे इसको लेकर। चलिए तो आईएनएस संधायक को यहां पर अभी डीकमीशन किया गया है बट इट इज नॉट अ फ्रिगेट। फ्रिगेट बेसिकली क्या होता है? फ्रिगेट आपका होता है वॉरशिप जो अलग अलग आपको साइजेस में मिल जाएगा और हमारे यहाँ पर भी इंडिया के अंदर भी कुछ फ्रिगेट्स के नाम मैं आपको बताऊंगा सो यू कैन बेसिकली रिलेट टू इट। तो ये इंडियन नेवी का डीकमीशन किया जाने वाला एक हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप है। क्या है? हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप। नाउ हाइड्रोग्राफिक सर्वेशिप का मतलब यह है कि जो भी आपको सी के अंदर सर्वेस करने होते हैं, किसी की गहराई कितनी है, रिसोर्सेज को लेकर सर्वे करने होते हैं और अदरवाइज वो सभी इसके द्वारा किए जाते थे और पिछले 40 सालों के अंदर 200 से ज्यादा मेजर सर्वेस जो हैं वो इसके द्वारा किए गए हैं और काफी सारे माइनर सर्वे जो हैं वो भी किए जा चुके हैं। ठीक है, अगर बात करें जैसे कि हमने शिवालिक क्लास प्रोजेक्ट 17 पढ़ा है, उसके अंदर जो शिप्स बनाए गए हैं वो आपके फ्रिगेट्स कहलाते हैं जो कि वॉरशिप के लिए यूज किए जाते हैं। हिमगिरी हो गया, नीलगिरी हो गया, ये सारे आपके फ्रिगेट्स के अंदर आते हैं बट दिस पर्टिकुलर शिप इज अ हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप। ठीक है, तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है और यहां पर ट्रायम्फ, टाइगर ट्रायम्फ जैसी कोई एक्सरसाइज में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया है। आंसर क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। द हिंदू से क्वेश्चन बनाया गया है इट पार्टिसिपेटेड इन द टाइगर ट्रायम्फ एक्सरसाइज जो कि एक ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज थी। ये चीज ध्यान रखिएगा बिकॉज ये जो एक्सरसाइज है आपकी ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज में इसमें पार्टिसिपेट किया गया था, पैसेज एक्सरसाइज के अंदर नहीं किया गया था। तो दोनों स्टेटमेंट्स जो है वो यहाँ पर इनकरेक्ट हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आईएनएस संधायक जो थी उसको बेसिकली हाइड्रोग्राफिक वेसल के तौर पे यूज किया जाता था और टाइगर ट्रायम्फ नाम की जो एक्सरसाइज हुई थी वो ह्यूमैनिटेरियन एड और डिजास्टर रिलीफ के लिए करी गई थी और उसके अंदर इसका पार्टिसिपेशन था, ना कि पैसेज एक्सरसाइज के अंदर। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है, सेकंड को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं जो कि पूछ रहे कंसीडर द फॉलोइंग। 3 स्टेटमेंट देके पूछे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। ये एक बायोजियोग्राफिकल रैम है जो कि सहारा से सुडानियन ग्रासलैंड तक जाता है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम अटलांटिक ओशन टू द वेस्ट एंड रेड सी इन द ईस्ट। अब देख लेते हैं कि दोनों के बीच में, अटलांटिक ओशन और रेड सी के बीच में कौन सा रीजन एग्जिस्ट करता है। इट्स एन इंपॉर्टेंट होल्ड फॉर बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो यूरोप से एशिया तक जाने के लिए जो एक होल्डिंग पॉइंट, एक रुकने के जगह के तौर पर इस रीजन को यूज किया जाता है। क्या हम अफ्रो अरेबियन रीजन की बात करें, सहील रीजन की कर रहे हैं, इथियोपियन हाईलैंड्स की कर रहे हैं या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं इसको लेकर। चलिए देखिए यहां पर न्यूज थी
कि जो आर्म्ड अटैकर्स है उन्होंने क्या किया, उन्होंने 100 सिविलियंस जो है बुर्किना फासो के अंदर एक विलेज के अंदर 100 सिविलियंस जो उनको मार दिया है। और यहां पर ही इस आर्टिकल के अंदर ही सहेल रीजन के बारे में भी बात हुई थी। हेंस यहाँ पे आंसर तो आपका सहेल रीजन हो जाएगा। मैं एक बार मैप के ऊपर आपको दिखा देता हूँ, द हिंदू के अंदर ये आर्टिकल था। सो ये जो शेडेड रीजन आपका है वो आपका सहेल रीजन है, और ये आपका कंट्रीज जो यहाँ पर दिखा रखी है दिस वन। चलिए चलते हैं यहाँ से, इसके बारे में कुछ और चीजें जान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे सहेल रीजन जो है 5900 किलोमीटर में स्पैन करता है। फ्रॉम द अटलांटिक ओशन इसके वेस्ट में है और रेड सी इसके ईस्ट में है। तो ये पूरी बेल्ट जो है वो यहाँ पर आपकी सहेल रीजन की है। अगर हम इकोलॉजी की बात करें या फिर किस तरीके के यहाँ पे फ्लोरा फोना है, तो आपको सेमी एरिड ग्रासलैंड, सवाना, स्टेपीज यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपको थोन जो है वो भी, थोन श्रबलैंड्स जो है वो भी यहाँ पर मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन के अंदर। तो आंसर तो खैर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो बेस इरोजन को लेकर है। बेस इरोजन कुड पॉसिबली रिजल्ट इन, बेस इरोजन किस में रिजल्ट कर सकता है? तो क्या बेस इरोजन से हायर टैक्स बोयेंसी हो सकती है, ये टैक्स रेट्स को लोअर कर सकता है, ये टैक्स सिस्टम का, टैक्सेशन का कोई रिग्रेसिव सिस्टम है, या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। अभी G7 नेशन ने अग्री किया है एक मिनिमम यूनिफॉर्म कॉर्पोरेट टैक्स के लिए। तो G7 कंट्रीज जो है, अगर आपको याद हो कल बताया था मैंने आपको, 15% उन्होंने ग्लोबल मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स के तौर पे यहाँ पे लगाना शुरू किया है, ताकि जो कंपनीज हैं, अमेजोन है, गूगल है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इन जैसी कंपनीज के ऊपर जो एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स है वो लगाया जा सके और यहाँ पे G7 कंट्रीज को इससे फायदा हो सके। बेस इरोजन एक फिनोमिना होता है व्हेन देयर इज रिडक्शन इन द टैक्स पेयर्स बेस इन द कंट्री। तो यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसका बेस अपनी कंट्री, एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर जब कम होता है तो वहां पर क्या होगा, टैक्स में भी रिडक्शन हो जाएगा। क्योंकि वहां पर अगर उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री के अंदर अगर उस कंपनी की एग्जिस्टेंस ही कम है तो वहां पर टैक्स जो है उनको कम देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक जो है अपना लार्जली जो बिजनेस है इंडिया के अंदर, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर शिफ्ट कर देती है यूएस से, तो जब ज्यादातर बिजनेस है उनका इंडिया, बांग्लादेश में या फिर ऐसी कंट्रीज में जहां पर टैक्स की रेट काफी कम है, तो उनको काफी कम टैक्स देना पड़ेगा। क्या होगा, बेसिकली हेडक्वार्टर तो इनका यही एग्जिस्ट करेगा जो मेन रहेगा, या फिर वो भी ये चाहे तो शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन ये होगा मेन इनकी कंट्री से, यूएस से शुरू किया गया तो वहां से बेस ही शिफ्ट करेंगे दूसरी कंट्रीज के अंदर जहां पर टैक्स रेट इनका कम रहेगा। तो बेस इरोजन जो रहता है वो बेसिकली क्या करता है, वो एसोसिएट आपका किससे करता है, रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन से। क्योंकि जब आप यहां पर अपने बेस को शिफ्ट करते हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर तो वहां पर आपको टैक्स जो है ना के बराबर देना पड़ता है। इसके अलावा क्या होगा, देखिए इसके अलावा टैक्स बोयेंसी जो है वो क्या हाई होगी, नहीं, टैक्स बोयेंसी आपकी लो हो जाती है। रादर जो टैक्स रेट्स आपके वो हाई हो जाती है। क्योंकि क्या होगा, जब यहां पर आप अमाउंट ऑफ टैक्स कम पे कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री को, तो वो अपने टैक्स रेट्स को हाई करने की कोशिश करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है उस कंपनी से वसूल किया जा सके। तो यहां पे जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, यहां पर 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए हैं और पूछा है टाइगर रिजर्व किस चारों में से किस टाइगर रिजर्व की, या तीनों में से किस टाइगर रिजर्व की बात हो रही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट आल्सो सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर द मगर क्रोकोडाइल। मगर क्रोकोडाइल आपको यहां पर मिल जाएंगे। सेकंड, इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। तो यहां पर बेसिकली ये महाराष्ट्र का लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी है, तो आपको देखना पड़ेगा कि इनमें से महाराष्ट्र में कौन से हैं। देन इट हैज कोलसा लेक विद इन इट, तो कोलसा लेक यहां पर एग्जिस्ट करती है। नाउ आपको इसके बारे में बताना है कि हम तादोबा की बात कर रहे हैं, मेलघाट की बात करें, चांदौली की बात करें, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया गया था और वहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई थी। एक पर्टिकुलर टाइग्रेस जो है इस पर्टिकुलर जगह पर उसकी डेथ हुई है और ये रिसेंटली न्यूज में था। तो लोकेशन आपसे पूछी जा सकती है, बिकॉज नोबडी वुड आस्क कि यहाँ पर किस टाइगर है, किस टाइग्रेस की डेथ हुई है, उसका नाम बताइए। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर होगा, फिर डिस्कशन करते हैं। चलिए देखिए, तादोबा अंधेरी अभी रिसेंटली न्यूज में था, तो आंसर तो आपका ए हो जाएगा। यहां पर इसी को लेकर क्वेश्चन बनाया गया था क्योंकि यहां पर ही आपको मगर क्रोकोडाइल भी मिल जाते हैं एंड महाराष्ट्र का ये लार्जेस्ट नेशनल पार्क भी माना जाता है और कोलसा लेक भी इसके अंदर एग्जिस्ट करती है। मैप के ऊपर इसकी लोकेशन मैं आपको अभी दिखा देता हूं। सो अगर हम देखेंगे यहां पर, थोड़ा सा इसको जूम करके दिखाता हूं। सो दिस इज योर तादोबा, यहाँ पर लोकेट करता है। इसके ऊपर बोर है, यहाँ पर बेंच भी है। वेस्ट में आएंगे तो आपको मेलघाट भी यहाँ पर मिल जाएगा, नीचे आपको सह्याद्री भी मिल जाएगा। आसपास के जो दूसरे हैं वो भी आप यहाँ पर देख लीजिएगा। नाउ आते हैं क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ चीजें और देख लेते हैं। तादोबा अंधेरी रिजर्व इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्क ऑफ महाराष्ट्र। टोटल एरिया की बात करें तो यहाँ पे ये 625 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है।
ठीक है। यहाँ पे तदोबा नेशनल पार्क भी जो है वो इंक्लूड करता है और इसका जो एरिया है वो 116.55 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल एरिया जो है वो भी बता दिया, साथ ही साथ जो आपका नेशनल पार्क का एरिया है वो भी कितने स्क्वायर किलोमीटर में है वो भी यहाँ पर इसके अंदर बता दिया। अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसका एरिया 508 स्क्वायर किलोमीटर है। स्क्वायर किलोमीटर कोई नहीं पूछेगा, बस आपको ये जानना है कि यहाँ पर जो टोटल एरिया है वो क्या है और उसके अंदर आपका तादोबा नेशनल पार्क है, अंधेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ पे लोकेट करती है। यहाँ पर आपको बेसिकली एक लेक भी मिल जाएगी और लेक इज पेरिनियल वाटर सोर्स जो कि यहाँ पर मगर क्रोकोडाइल के लिए भी एक गुड हैबिटेट को क्रिएट करता है और कोलसा लेक यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से, वो तो स्टेटमेंट्स ठीक थी, आपको रिकॉग्नाइज करना था, तादोबा इज द करेक्ट आंसर। आई फेमिलिया रिसेंटली न्यूज में देखा गया, आपको बताना है आई फेमिलिया सीन इन द न्यूज हैज बीन डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा इसे डेवलप किया गया? इंटरपोल के द्वारा, आईयूसीएन के द्वारा, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए आई फेमिलिया किस कॉन्टेक्स्ट में आपने न्यूज में पढ़ा है, नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, अभी आपको पता चल जाएगा, द हिंदू में दिया गया था। सो अभी ये क्रिएट किया गया है इंटरपोल के द्वारा, तो इंटरपोल ने क्रिएट किया है आई फेमिलिया और इंटरपोल क्रिएट्स डीएनए डेटाबेस। ये क्या है? ये बेसिकली डीएनए का डेटाबेस है। एक्सप्लेनेशन की बात करें, यहाँ पे इंटरपोल ने लॉन्च किया है एक न्यू ग्लोबल डेटाबेस जिसका नाम आई फेमिलिया दिया गया है, ताकि मिसिंग पर्सन जो होते हैं उनको उनकी फैमिली के थ्रू डीएनए टेस्टिंग करके डीएनए के थ्रू यहाँ पर आइडेंटिफाई किया जा सके और जो वेरियस केसेस होते हैं मिसिंग पीपल के वेरियस मेंबर कंट्रीज के अंदर उनको सोल्व किया जा सके। आई फेमिलिया जो है हेल्प करेगा ट्रेसिंग द नेक्स्ट ऑफ द किन ऑफ द डिसीज्ड व्हेन इन्वेस्टिगेटिंग अ क्राइम। तो इसमें क्या होगा, जो भी यहाँ पे मान लीजिए कोई डिसीज भी है अगर, तो उसके नेक्स्ट किन को आइडेंटिफाई करना है तो डीएनए के माध्यम से किया जा सकेगा। और यहाँ पर इस तरीके की चीजें वैसे डायरेक्ट सैंपल्स जो है वो यहाँ पर इकट्ठा करके करी जाती थी, लेकिन अभी क्या है पूरा डेटाबेस जो है वो बनाया जा रहा है और उसके थ्रू यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन जो है काफी आसान हो जाएगा। तो फिफ्थ क्वेश्चन में आपका जो आंसर था वो है इंटरपोल। समर 50 सेल जो है वो यहाँ पे आ चुकी है, आप समर 50 कोड को यूज कर सकते हैं और 50% जो आपका डिस्काउंट होता है वो 100 डेज 200 डेज मिशन 2022 एंड 2023 के लिए ले सकते हैं। 100 एंड 200 डेज जो आपकी सीरीज है, दीज आर द क्रैश कोर्सेज जहां पर आपको एनसीईआरटी और दूसरे जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसको कवर कराया जाता है और उसके थ्रू आप वेरियस सब्जेक्ट्स को कवर करते हैं। डेली आपके जो वीडियो असाइनमेंट्स होते हैं, जो क्विज असाइनमेंट्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं सो दैट एवरी डे जो है आप अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर पाएं और कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट डे की तरफ बढ़ पाएं, इवेंचुअली यूपीएससी का जो आपका टारगेट है आप उसे अचीव कर पाएं। चलिए चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सत्तापति कमेटी को लेकर पूछा गया कि ये किससे डील करती है, मनी लॉन्ड्रिंग से, डिजास्टर मैनेजमेंट से, कोविड वैक्सीनेशन के एलोकेशन से डील करती है या फिर ये मिनिमम फ्लोर वेजेस से डील करती है। सोचिए इसके बारे में, रिसेंटली ये न्यूज में था, फिर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। चलिए देखिए, भारतीय मजदूर संघ जो है इट इज नॉट हैप्पी विद द मिनिमम वेज स्ट्रक्चर जो कि यहां पर फॉलो किया जाता है। ये न्यूज दे रखी थी और यहां पर इसी वजह से सत्तापति कमेटी जो थी 2017 के अंदर सेटअप करी गई थी, उसने भी अपनी रिकमेंडेशन जो है यूनियन गवर्नमेंट को दी है ताकि मिनिमम फ्लोर वेजेस जो है वर्कर्स के लिए जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के अंदर है उसको यहां पर लेकर आया जा सके और इट इज एक्सेप्टेड बाय बीएमएस बैक देन। तो पहले तो जो भारतीय मजदूर संघ है उन्होंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था, हाउएवर इसको फिर से रिवाइज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के द्वारा और जिसके बाद यहां पर भारतीय मजदूर संघ जो है वो भी इससे कुछ ज्यादा खुश नहीं है। तो आंसर क्या होगा, सत्तापति कमेटी जो है मिनिमम फ्लोर वेजेस से रिलेट करती है, एसोसिएट करती है। सो योर आंसर विल बी डी, करेक्ट आंसर आपका यहां पर डी हो जाएगा। चलिए यहां से आगे बढ़ते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दो स्टेटमेंट देकर पूछ रहे हैं कि बताइए कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना हैज ए हायर एज ब्रैकेट देन कंपेयर टू पीएम सुरक्षा बीमा योजना। तो पीएम जेजेबी जो है यहां पर जो एज ब्रैकेट है वो ज्यादा बड़ा है पीएम एसबीवाई के कंपैरिजन में। पीएम जेजेबीवाई डजंट हैव अ क्लॉज फॉर डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, वेयर पीएम एसपीवाई के अंदर जो डिसेबिलिटी क्लोज है वो भी दिया गया है। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। पेंडिंग गवर्नमेंट इंश्योरेंस क्लेम्स टू बी पेड टू द फैमिली। तो यहाँ पर जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स जिनकी अभी डेथ हुई है, जो मार्टर्ड हो गए हैं कोविड-19 के टाइम पर, तो उनको यहाँ पर जो इंश्योरेंस क्लेम्स है वो अभी पेंडिंग है, वो नहीं दिए गए। ये मेंशन किया गया था इस न्यूज के अंदर और इसी न्यूज के अंदर ही पीएम जेजेबीवाई और पीएम एसबीवाई के बारे में भी जिक्र किया गया। पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना की बात करें, इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोवाइड लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस सिक्योरिटी पुअर एंड लो इनकम सेक्शन को सोसाइटी के प्रोवाइड करने के लिए इसे लेकर आया गया था और यहां पर जो एज ब्रैकेट रखा गया है इसके अंदर 18 to 50 है। और अगर हम पीएम सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो 2015 में इसको लेकर आया गया था जब ये सरकार नई नई आई थी
और तब यहाँ पर इसको 18 टू 70 ईयर्स के लिए लेकर आया गया था। तो यहाँ पर PMJJBY की ब्रैकेट ज्यादा नहीं है, क्योंकि PMJJY की यहाँ पे ब्रैकेट देखें तो 18 से 50 है, लेकिन अगर हम नीचे सुरक्षा बीमा योजना जो दी है उसकी ब्रैकेट देखें वो 18 टू 70 है। तो पहली जो स्टेटमेंट है वो आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके अलावा देखते हैं, अगर हम यहां पर बात करें पीएम सुरक्षा बीमा योजना की, इट इंटेंड्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल इंश्योरेंस, और वो भी 18 से 70 साल की जो ब्रैकेट है उसके अंदर, विद बैंक अकाउंट एट अ प्रीमियम ऑफ 12 रुपए जो है पर एनम देना पड़ेगा, और उसमें 2 लाख का कवरेज जो है वो आपको देगा। यहां पर साथ ही साथ एक्सीडेंटल डेथ एंड फुल डिसेबिलिटी के लिए भी 1 लाख का पार्शियल डिसेबिलिटी जो है वो इसके अंदर रखा गया, लेकिन PMJJBY के अंदर ये डिसेबिलिटी का जो प्रोविजन है वो नहीं रखा गया। और सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी ये कह रही है कि PMSBY के अंदर डिसेबिलिटी का प्रोविजन है, लेकिन PMJJBY के अंदर नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा, जो यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में हमने बात करी और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हमारी बात हुई। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी को लेकर है। द सूफी सेंट इज ऑफ द Suravardiya order. He is also believed to inspire Genghis Khan to embrace Islam despite the latter's reluctance. He is also known by the name Sir Posh. उनका नाम क्या है बताइए? ये एक सूफी सेंट थे और ये किस ऑर्डर को फॉलो करते थे आपका वो भी बताया हुआ है। आपका सूरावर्दिया ऑर्डर को फॉलो करते थे। चेंगिस खान को इन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस करने के लिए यहाँ पर मोटिवेट भी किया, इंस्पायर भी किया। तो यहाँ पर किस व्यक्ति की बात करी जा रही है, सोचिए। चलिए देखिए, अभी ताजमहल विच इज शट डाउन, यहाँ पर एक फेमस दरगाह है शेख हजरत सईद जलाल की। तो यहाँ पे जो सी आपका आंसर हो जाता है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो सूफी सेंट है इनको सैयद जलालुद्दीन बुखारी भी कहा जाता है, एज वेल एज शाह मीर सुर्खपोश, जो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में दिया था, इस नाम से भी जाना चाहता है। ये जो सेंट थे, ये सुरावर्दिया जो ऑर्डर था उसको उसमें काफी प्रोमिनेंट थे, उसे प्रैक्टिस किया करते थे, और जो मंगोल चेंगिस खान है उनसे भी मिले और साथ ही साथ उन्हें इस्लाम में भी कन्वर्ट किया। चलिए, तो यहां पर हमारा आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आईटी एक्ट को लेकर है। अभी सेक्शन 79 काफी इसका न्यूज में है। द हाईली डिबेटेड सेक्शन 79 ऑफ आईटी एक्ट किससे डील करता है? क्या ये इंडेमनिटी और इसके एग्जम्पशन से डील करता है जो कि इंटरमीडिएट्स को लेकर है, या फिर ओवर रीचिंग पावर ऑफ सीबीआई से डील करता है जो कि किसी को भी अरेस्ट कर सकती है ऑन अकाउंट ऑफ साइबर क्राइम, सस्पेंशन ऑफ इंटरनेट इन अ रीजन ऑफ टेंशन, जब आप जानते हैं काफी जगह पे जब भी ऐसा कोई टेंशन होता है तो वहां पे इंटरनेट को सस्पेंड कर दिया जाता है, उसको लेकर है, या फिर नन ऑफ द अबव। सोचिए इसके बारे में, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पर गवर्नमेंट ने लास्ट अपना नोटिस जो है वो ट्विटर को दे दिया है कि आप आईटी रूल्स को यहां पर जो आईटी प्लेटफॉर्म के लिए रूल्स लेकर आए गए थे उसे यहां पर आप अडॉप्ट करें, अदरवाइज जो सेक्शन 79 के अंदर जो एग्जम्पशन आपको दी गई है लाइबिलिटी से उसको हम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आप जानते हैं कि ट्विटर को लेकर काफी अभी जो गवर्नमेंट नोटिस हैं, इवन व्हाट्सएप को लेकर काफी नोटिस जो है भेजे जा रहे हैं, लेकिन कंप्लायंस जो है इन पर्टिकुलर कंपनीज के द्वारा नहीं किया जा रहा है, जो कि हम रेगुलर बेसिस पे हिंदू एनालिसिस में पढ़ते भी हैं। सेक्शन 79 और आईटी रूल्स जो 2000 का है वो कहता है कि जो आईटी इंटरमीडिएरीज, मैंने आपको यहाँ पे हिंदू एनालिसिस में बताया था कि जो भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंटरनेट एक्सप्लोरर्स हैं, जैसे कि आपका फेसबुक हो गया, गूगल हो गया, और व्हाट्सएप इट कम्स अंडर फेसबुक, और साथ ही साथ यूट्यूब हो गया, ये सभी आईटी इंटरमीडिएट्स, ये आपके इंटरनेट के इंटरमीडिएट्स जो हैं ये कहलाते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन 79 है ये इन्हीं आईटी इंटरमीडिएट्स को एक तरीके से इंडेमनिटी जो है उसको लेकर एग्जम्पशन प्रोवाइड करता है। क्योंकि देखिए, मान लीजिए किसी भी तरीके का कंटेंट जो है यूट्यूब के ऊपर डाल दिया गया, ठीक है, तो वहां पे जिस व्यक्ति ने कंटेंट डाला है उसको टारगेट किया जाता है, यूट्यूब को टारगेट नहीं किया जाता। किसी भी तरीके का कंटेंट जो है वो गूगल के ऊपर डाल दिया जाए, फेसबुक के ऊपर डाल दिया जाए, तो उनसे सिर्फ इंफॉर्मेशन मांगी जाती है, जो एक्चुअल टारगेट किया जाता है वो डालने वाले व्यक्ति को किया जाता है। क्यों? क्योंकि कहने को तो ये भी कहा जा सकता है कि ये प्लेटफॉर्म जो है ये बेसिकली ये तो आपकी जगह है नहीं, आपका घर है, आपके घर पे मिला तो आप भी इसके लिए उतने रिस्पॉन्सिबल है जितना कि वो व्यक्ति जिसने ये रखा है या फिर जिसने ये कंटेंट जो है पोस्ट किया है। लेकिन यहां पर एग्जम्पशन इनको दी जाती है जो वेरियस इंटरमीडिएट्स होते हैं कि जो भी इस तरीके का कंटेंट डाला जाएगा हम उसके लिए आपको जिम्मेदार नहीं मानेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम जब भी हम आपको कहते हैं उस कंटेंट को हटाने के लिए तो आप उसे इमीडिएटली हटाइए, नहीं तो उससे दो रिलीजन के बीच में, दो कम्युनिटीज के बीच में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। क्योंकि ऐसी चीजें जो है कई बार देखा गया लोगों के द्वारा डाली जाती है जिसके एडवर्स इंपैक्ट्स भी देखे गए। तो यहां पर एक एग्जम्पशन जो है वो आईटी रूल्स के द्वारा इन इंटरमीडिएट्स को प्रोवाइड करी जाती है कि आपके यहां पे जो कंटेंट मिलता है उसके जिम्मेदार आप नहीं माने जाएंगे, रादर वो व्यक्ति माना जाएगा जिसने कि उस हेटफुल कंटेंट को पोस्ट किया। लेकिन यहां पर ट्विटर को कहा गया क्योंकि जिस तरीके से आप यहां पर बिहेव कर रहे हैं गवर्नमेंट को रिस्पॉन्ड देने में,
तो यहां पर ये जो एग्जम्पशन है वो आपसे हटा ली जाएगी, और कल को अगर कोई भी व्यक्ति हेटफुल स्पीच को पोस्ट करता है और क्योंकि आप उसको नहीं हटा रहे, तो यहां पर आपके अगेंस्ट में भी ये जो कार्यवाही करी जाएगी, और यही माना जाएगा कि ये जो पर्टिकुलर पोस्ट है वो ट्विटर के द्वारा करी गई, और उसके हिसाब से फिर जो कार्यवाही है आपके अगेंस्ट में करी जाएगी, क्योंकि आप यहां पर जो रूल्स है उसको नहीं अग्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो इंडेमनिटी जो है, एग्जम्पशन जो होती थी इंडेमनिटी को लेकर, वो यहां पर दी जाती थी आईटी इंटरमीडिएट्स को, इसको लेकर ये लेकर अभी रिसेंटली न्यूज में था। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन को लेकर, जो कि थर्मो अकूस्टिक के बारे में है। पूछा गया थर्मो अकूस्टिक फ्लक्चुएशन किस किस चीज में यहां पर विटनेस करी जाती है? क्या ये एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर करी जाती है, इंटरनल कंबंशन इंजन के साथ, रॉकेट इंजन के अंदर, या फिर ऑल ऑफ द अबव के अंदर? सोचिए, इसके बारे में रिसेंटली द हिंदू के अंदर आर्टिकल दिया था, वहां पर इसके बारे में मेंशन किया गया था। चलिए देखिए, थर्मो अक्यूस्टिक, थर्मो प्लस अकूस्टिक, ठीक है, और अकूस्टिक आपका साउंड से रिलेट करता है, राइट। थर्मो अकूस्टिक इंस्टेबिलिटी इज द फिनोमिना जब क्या होता है, जब इनकमिंग एयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि जो इंजन है उसके अंदर कुछ साउंड वेव्स जो है वो क्रिएट होते हैं, तो साउंड वेव्स की वजह से जब इनकमिंग एयर जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, उसे कहते हैं थर्मो अकूस्टिक इंस्टेबिलिटी। दिस इज बिकॉज साउंड वेव इज अ मैकेनिकल वेव जो कि डिस्टर्ब करती है गैसियस मॉलिक्यूल्स को जो कि एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो चाहे एयरक्राफ्ट के इंजन हो, रॉकेट इंजन हो, इंटरनल कंबशन इंजन हो, सभी के अंदर इसे विटनेस किया जाता है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी, ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। द हिंदू के अंदर भी आर्टिकल दिया गया था, इसलिए इसे डिस्कस किया गया। 2 मिनट के अंदर पूरे लेक्चर को रिवाइज करते हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पर जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो देखने वाले हैं। शुरुआत हमारी हुई थी हाइड्रोग्राफिक आपके सर्वे से लेकर, तो आपकी जो संध्या है यहाँ पे हाइड्रोग्राफिक सर्वे को लेकर यूज किया जाता था, और 40 ईयर्स की सर्विस के बाद अभी इसे डी कमीशन जो है वो किया गया है, ये चीज ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर कोई पैसेज एक्सरसाइज नहीं थी, रादर यहाँ पे एक यूनिक तरीके की एक्सरसाइज थी जो कि ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के लिए थी, उसके अंदर इसमें पार्टिसिपेट किया था, जो कि इंडिया यूएस के बीच में हुई। चलिए, तो यहां पर इससे आगे बढ़ते हुए डिस्कशन जो था हमारा हुआ, जहां पे हमने एक पर्टिकुलर रीजन के बारे में डिस्कशन किया था, तो सहेल रीजन के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था। ये आपका बायोजियोग्राफिकल रेम है, सहारा और आपका जो सुडानियन ग्रासलैंड है उसके बीच में फॉल करता है। साथ ही साथ इसके वेस्ट में आपको अटलांटिक ओशन मिल जाएगा, ईस्ट में आपको रेड सी मिल जाएगा, और इंपॉर्टेंट होल्ड स्टेशन माना जाता है इसको, जो भी बर्ड्स यूरोप से एशिया की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, फिर हमने बेस इरोजन के बारे में जाना था, तो यहां पर पहली जो 2 स्टेटमेंट थी वो तो इन्वर्ट करके दे रखी थी, इंटरचेंज करके दे रखी थी। रिग्रेसिव सिस्टम ऑफ टैक्सेशन जो है इसका एक बाय प्रोडक्ट जो है उसके तौर पे देखा जाता है। चलिए, बेस इरोजन के बाद हमारा डिस्कशन हुआ था कंसीडर द फॉलोइंग, तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टाइगर रिजर्व को लेकर बात करी थी, जहां पे आपको मगर क्रोकोडाइल मिल जाएंगे। महाराष्ट्र में ये लोकेट करता है, लार्जेस्ट माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर, और कोलसा लेक भी यहाँ पर लोकेट करती है, इट इज ताडोबा। ध्यान रखिएगा, ताडोबा अंधेरी रिजर्व जो है लार्जेस्ट नेशनल पार्क जो है महाराष्ट्र का माना जाता है। देन आई फैमिलिया के बारे में डिस्कशन हुआ था, तो ये बनाया गया है किसके द्वारा? इंटरपोल के द्वारा इसे बनाया गया है। डीएनए का जो डेटाबेस है वो इसके अंदर रखा जाएगा, और जो वेरियस केसेस मिसिंग पर्सन को लेकर या फिर दूसरे क्रिमिनल केसेस को इन्वेस्टिगेट करने में ये हेल्प करने वाला है। समर 50 कोड जो है वो एक्टिवेट हो गया है, इसे आप अप्लाई कर सकते हैं 100 डेज 200 डेज के लिए, या फिर अगर आप नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 500 डेज का जो पूरा प्रोग्राम है उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। सतपति कमेटी के बारे में डिस्कशन हुआ तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो बीएमएस है, भारत मजदूर संघ जो है, दे आर नॉट हैप्पी विद द मिनिमम वेज स्ट्रक्चर जो कि यहाँ पर लाया गया है। सत्यपति कमेटी को 2017 में बनाया गया था और इसने अपनी रेकमेंडेशन दी, और लेकिन ये जो रेकमेंडेशन थी लेबर मिनिस्ट्री के द्वारा चेंज कर दी गई, जिसके बाद बीएमएस जो है इट इज नॉट क्वाइट हैप्पी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 का डिस्कशन हुआ था, जिसमें हमने बीमा योजना के बारे में जाना था। दोनों बीमा योजना को कंपेयर किया, किसके अंदर यहाँ पर इंश्योरेंस के अंदर डिसेबिलिटी का कंपोनेंट है और किसके अंदर एज की जो सीमा है वो काफी ज्यादा रखी गई है। एक सूफी सेंट के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ, तो यहाँ पे हजरत सैयद जलाल जी के बारे में डिस्कशन हुआ, उनका नाम जो है यहाँ पर हमने लिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने 79 सेक्शन जो है आईटी एक्ट का, इसके बारे में डिस्कशन किया, जो कि एग्जामिशन को लेकर है, जो कि इंडेमनिटी को लेकर दी जाती है आईटी इंटरमीडिएट्स को, ताकि उनको ऊपर किसी भी तरीके का यहाँ पर उनको कॉम्पनसेशन ना देना पड़े, किसी भी तरीके का जो आप कह सकते हैं इन्वेस्टिगेशन उनके अगेंस्ट में शुरू ना हो। जो व्यक्ति यहाँ पे हेट स्पीच पोस्ट करता है ऐसे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट किया जाए। लेकिन ट्विटर हो सकता है इस पर्टिकुलर इंडेमनिटी को बहुत जल्दी खो देगा। रीजन ये है क्योंकि गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके साथ वो कंप्लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए इससे आगे बढ़ते हुए लास्ट में डिस्कशन हमारा थर्मो अकूस्टिक को लेकर हुआ था। थर्मो अकूस्टिक फ्लक्चुएशन जो है एयरक्राफ्ट इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, रॉकेट इंजन तीनों में देखी जाती है। बेसिकली ये थर्मो अकूस्टिक एक इंस्टेबिलिटी होती है, और बेसिकली एक इंस्टेबिलिटी का एक फिनोमिना होता है जहां पे एयर जो है वो अंदर जब आती है तो साउंड वेव्स जो होती है उसको डिस्टर्ब करती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपके साउंड वेव जो है वो एक मैकेनिकल वेव है और वो गैसियस मॉलिक्यूल्स को इंपैक्ट करना, उनको डिस्टर्ब करना शुरू कर देती है, इसी वजह से ये फिनोमेना देखा जाता है।
चलिए, तो 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपने कल हमारा जो पर्टिकुलर मैराथन सेशन आया था, क्योंकि संडे सैटरडे जो आपका है मैराथन सेशन का रहता है, संडे को आपके मैप क्वेश्चन भी रहते हैं। समटाइम्स आई एम नॉट एबल टू अपलोड इट, तो वो आपको मैं डे में देता हूं, जैसे कि इस बार देने वाला हूं। लेकिन जो भी आपका मैराथन सेशन आता है उसको बिल्कुल मिस मत करें। दीज मैराथन सेशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आपको जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाने जो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं उस की रिवीजन कराने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या होगा, आप डेली बेसिस पे देखेंगे लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे, तो जब एग्जाम आएगा तो वो सारी चीजें भूलने का एक पॉसिबिलिटी जो है वो बनी रहती है। तो वहां पे एग्जाम में जाके आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं पढ़ा तो था, इसको लेकर स्टेटमेंट मैंने कहीं पढ़ी थी लेकिन मुझे याद नहीं आ रही है। तो वो चीज फेस ना करनी पड़े, इसी वजह से जो प्रिपरेशन है उसमें वीक में एक बार आपको पूरा रिवाइज करना होता है। दैट्स व्हाई दीज मैराथन सेशंस आर अपलोडेड, और इसे आप अच्छे से रिवाइज करिए और अपने मार्क्स इसमें जरूर कैलकुलेट करिए, क्योंकि यूजुअली इसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं। 50 क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि 100 मार्क का ये पूरा आपका रहने वाला है जो सेशन रहता है मैराथन सेशन। या इस 100 में से आप कितना स्कोर करते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर अपने मार्क्स को कंपेयर किया करिए। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, प्रीलिम्स का क्वेश्चन देखते हैं। सतपति कमेटी के बारे में डिस्कशन हमारा हुआ था, तो ये किस चीज से एसोसिएट करती है, क्या रिकमेंडेशन दी गई थी, किस चीज के ऊपर, क्या टॉपिक था, क्या इशू था, उसके बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जो मेंस के क्वेश्चन हैं उसके आंसर जो कि मैं आपको हिंदू एनालिसिस में बताता हूं, वो आप मेंस के पर्टिकुलर चैनल पे सबमिट करिएगा। सेम गोज फॉर इंटरव्यू एज वेल। दीज आर द सीरीज जिसको आप समर 50 कोड को यूज करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज द सेकंड चैनल जहां पर हिंदू एनालिसिस आप देख सकते हैं। चलिए, यहां पर जल्दी से अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन के अंदर लिख दीजिए, कितने कितने मार्क्स आपने स्कोर किया। 6 से ज्यादा है देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन। लेस देन 6 अगर आपने स्कोर किया देन यू विल बी इन द डेंजर जोन, और वहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान और देना पड़ेगा। और सेकंड टाइम जब आप वीडियो को देखते हैं तो अपने नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए, जो नोट्स है, जितना आपके खुद के बनाए हुए नोट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं, उतना किसी इंस्टीट्यूशन के नोट्स, किसी टॉपर के नोट्स आपको हेल्प नहीं कर सकते। क्योंकि नोट्स खुद बनाने के दो यहां पर फायदे होते हैं। एक, जब आप बना रहे होते हैं तब भी कहीं ना कहीं आप उस चीज को रिवाइज कर रहे होते हैं और लिखी हुई चीज आपको हमेशा के लिए याद भी रहती है। सेकंड, जब आप इस चीज को रिकॉल करते हैं, यहाँ पे एग्जाम से पहले जब रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं, तो भी ये नोट्स आपको बेहतर तरीके से समझ में आते हैं, क्योंकि ये नोट्स आपके द्वारा खुद बनाए गए होते हैं, किसी और के नोट्स नहीं होते हैं। सो यहाँ पर पहली चीज तो ये है कि जब आप नोट्स बना रहे होते हैं तब भी रिवीजन हो जाती है, और जब आप रिकॉल कर रहे होते हैं तो रिवीजन करने में आपको काफी ज्यादा आसानी होती है। ये फायदे होते हैं खुद नोट्स बनाने के, और इसलिए इस चीज का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। टेलीग्राम का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर आपको जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड करती जाएगी। प्लीज डू लाइक एंड शेयर द वीडियो, बिकॉज व्हेन यू लाइक एंड शेयर द वीडियो, ये हमारी टीम को काफी ज्यादा मोटिवेट करता है, मुझे खास तौर पे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, गुड बाय।